इनहेरिटेंस के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी इन इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे एक्चुअली में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट टाइम जैसे आप लोगों ने जो इसका प्रोग्राम देखा था इनहेरिटेंस के, हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स के इनहेरिटेंस देखे थे। तो यहाँ पे ए क्लास को जैसे बी में इनहेरिट किया है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिक ए, ये वर्ड लिखा है पब्लिक ए, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक लिखने का क्या मतलब है, तो क्या यहाँ पे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट भी लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो उससे क्या होगा, क्योंकि देखिए ये जो है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये क्या है, क्लास के एक्सेस स्पेसिफायर हैं। और आपको मालूम है कि क्लास के अंदर कोई वेरिएबल यदि पब्लिक है तो उसको हम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। यदि कोई मेंबर आपका प्राइवेट है तो विद इन अ क्लास एक्सेस होगा, पर आउटसाइड दी क्लास हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई मेंबर प्रोटेक्टेड होगा तो उसकी प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट कर सकते हैं, पर क्लास के बाहर वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली इनहेरिटेंस में अब आपका स्टार्ट होगा कि प्रोटेक्टेड वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, और इसके साथ ही कि यहाँ पे यदि क्लास में कहीं हमने लिखा है पब्लिक है, तो ये इनहेरिटेंस का जो टाइप है, क्योंकि किसी भी एक क्लास को दूसरी क्लास में जब इनहेरिट करेंगे तो इनहेरिट भी हम क्या कर सकते हैं, पब्लिकली इनहेरिट कर सकते हैं, प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर सकते हैं और प्राइवेटली इनहेरिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए ये आपकी स्लाइड है, जैसे कि एक क्लास है ए, यहाँ देखिए ये आपकी बनी है, ये है जैसे आपकी क्लास क्या ए, ठीक है, ये आपकी क्लास है सपोज ए। इसमें पब्लिक सेक्शन में एक वेरिएबल है ए, प्रोटेक्टेड सेक्शन में एक वेरिएबल है बी और प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल है सी। तो यहाँ जिसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि एक क्लास है जिसमें पब्लिक सेक्शन में एक वेरिएबल ए है, प्रोटेक्टेड में बी है और प्राइवेट में सी है। ऐसे ही हमने एक दूसरी क्लास बनाई है जो कि क्या है आपकी, जिसमें भी एक पब्लिक सेक्शन है, एक प्रोटेक्टेड है और एक प्राइवेट है। तो इस क्लास में भी हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने ये इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि क्लास ए में एक पब्लिक सेक्शन में वेरिएबल एक्स है, प्रोटेक्टेड में एक वेरिएबल आपका वाई है और प्राइवेट में एक वेरिएबल क्या है, जेड है। और यदि इस क्लास को मैं इनहेरिट करता हूँ बी क्लास, ए क्लास को इनहेरिट करता हूँ क्लास बी में, पर यहाँ पे वर्ड जो कीवर्ड कौन सा यूज हुआ है, एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा यूज हुआ है, पब्लिक। तो इससे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे यदि पब्लिक लिखते हैं तो क्या होगा, मतलब ये क्लास ए है एक, ये क्लास बी है एक, और हमने जब क्लास बी बनाई है तो यहाँ क्या लिखा है, पब्लिक ए, मतलब कि क्लास बी इज अ पब्लिकली डिराइव्ड क्लास ऑफ क्लास ए। तो क्लास ए के बी के अंदर ए की प्रॉपर्टी आएंगी पब्लिकली। तो पब्लिक लिखने से क्या मतलब है, पब्लिक लिखने से मतलब ये है कि क्लास ए के पूरे पब्लिक मेंबर एक्सेस होके कहाँ आ जाएंगे, क्लास बी के पब्लिक सेक्शन में। क्लास ए के प्रोटेक्टेड मेंबर जो हैं वो भी इनहेरिट होंगे और कहाँ जाएंगे, क्लास बी के प्रोटेक्टेड सेक्शन में। पर क्लास ए के जो प्राइवेट मेंबर हैं वो इनहेरिट यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। तो पब्लिक लिखने से पब्लिक मेंबर इस क्लास के पब्लिक मेंबर बनने जाएंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर जो है इस क्लास के प्रोटेक्टेड में जाएंगे और प्राइवेट मेंबर जो है वो इनहेरिट नहीं होंगे। तो देखिए यही डिफरेंस है किसमें, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में। यदि आपके प्रोग्राम में कोई सिंगल क्लास है तो सिंगल क्लास होने से आप मेंबर को या प्रोटेक्टेड लिखो या प्राइवेट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही मेंबर की जो प्रॉपर्टी है वो कि दोनों मेंबर क्लास के विद इन अ क्लास एक्सेस हो सकते हैं, पर विद इन आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो पाएंगे। पर यदि हम उसको इनहेरिट करते हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो इनहेरिट हो जाते हैं, पर प्राइवेट मेंबर जो है वो इनहेरिट नहीं होंगे। और फाइनली अब हम जैसे क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास बी का, तो बी का ऑब्जेक्ट हम जब बनाएंगे तो बी के ऑब्जेक्ट में पब्लिक सेक्शन में कितने मेंबर होंगे, आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्शन में एक्सेस होने के लिए यहाँ पे दो मेंबर होंगे, एक्स होगा और ए होगा। एक्स एक्चुअली में क्या था, बी क्लास के पास ऑलरेडी था, और ए जो हो गया वो क्या हो गया, ऊपर से इनहेरिट होके आ गया। और इसी तरह से क्लास बी जो है, मतलब क्लास बी का एक नया फॉर्म हो जाएगा कि क्लास बी कुछ इस तरह से बिहेव करेगी कि जैसे उसके पब्लिक सेक्शन में दो वेरिएबल हैं, प्रोटेक्टेड सेक्शन में भी दो वेरिएबल हैं, एक वाई मेंबर है और एक मेंबर आ गया ऊपर से इनहेरिट होके ये, और इसके प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल रहेगा कौन सा, जेड रहेगा। तो ये इस क्लास का एक नया फॉर्म हो जाएगा। उस केस में जबकि हम इनहेरिट करते हैं, इनहेरिटेंस का टाइप कौन सा है आपका, पब्लिक। अब हम देखते हैं यदि इसको हम प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करते हैं तो क्या होगा।
अब सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रोटेक्टेड ए, और यहाँ पे भी लिख देते हैं क्या, प्रोटेक्टेड ए, प्रोटेक्टेड ए। तो ये लिखने से क्या होगा कि अब क्लास ए के पब्लिक मेंबर इनहेरिट तो होंगे, पर इनहेरिटेंस के बाद वो क्लास बी में कहाँ चले जाएंगे, क्लास बी में चले जाएंगे प्रोटेक्टेड सेक्शन में। क्लास बी के मेंबर प्रोटेक्टेड है, वो कहाँ कहाँ रहेंगे, प्रोटेक्टेड में ही रहेंगे। और इस तरह से क्लास बी का नया फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी कि इसके पब्लिक सेक्शन में तो एक ही वेरिएबल है, और इसके इस क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में जो है वो दो वेरिएबल हो जाएंगे, क्लास ए वाई ए और बी। तो देखिए ए और बी, यहाँ भी जो क्लास ए के ए और बी मेंबर हैं यहाँ पे भी इनहेरिट हुए हैं, पर प्रोटेक्टेड वर्ड लिखने से क्या हुआ कि इनहेरिट होके कहाँ चले गए हैं, इस क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में। और इसी तरह से हम आगे भी इनहेरिट कर सकते हैं। अब आगे यदि इसको इनहेरिट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये मेंबर जो है वो क्या होगा, इस क्लास में पब्लिक में एक ही मेंबर है, प्रोटेक्टेड में कितने मेंबर हो गए हैं, 3 हो गए हैं, जो कि आगे इनहेरिट होंगे। और सी मेंबर जो होगा वो प्राइवेट मेंबर जो होगा वो इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं आप इसका नेक्स्ट फॉर्म की, यदि यहाँ पे प्राइवेट लिखते हैं तो क्या होगा। अब यदि सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया है प्राइवेट, प्राइवेट है, प्राइवेट ए लिखने से क्या होगा, अभी भी इस क्लास के पब्लिक मेंबर जो हैं वो इनहेरिट होंगे, पर इनहेरिट होके अब वो कहाँ जाएंगे, नीचे वाली क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे। क्लास बी के, क्लास ए के प्रोटेक्टेड मेंबर भी इनहेरिट होंगे, मतलब बी भी इनहेरिट होगा, पर इनहेरिट होके ये भी कहाँ चले जाएगा, ये भी चले जाएगा आपके प्रोटेक्टेड सेक्शन में। और सी जो होगा वो इनहेरिट नहीं होगा। तो क्लास जो बी बनेगी, अगर उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो क्लास बी ऐसे बिहेव करेगी कि जैसे उसके पब्लिक सेक्शन में एक ही वेरिएबल है x, प्रोटेक्टेड सेक्शन में एक ही वेरिएबल है y, पर आपका जो प्राइवेट सेक्शन है उसमें वेरिएबल जो होंगे वो कितने होंगे, उसमें 3 वेरिएबल आ जाएंगे, a भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा। मतलब एक वेरिएबल हो गया x, एक वेरिएबल हो गया y, और 2 वेरिएबल हो गए a एंड b। तो इस तरह से आपका ये क्लास का नया फॉर्म होगा। तो इनहेरिटेंस में देखिए कि पब्लिक मेंबर इनहेरिट होते हैं और प्रोटेक्टेड इनहेरिट होते हैं, प्राइवेट इनहेरिट नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब इसको मैं एक जेनरिक फॉर्म में बताता हूँ डायग्राम में। ये देखिए जैसे है ना, ये एक डायग्राम है। क्लास बी के देखिए प्राइवेट मेंबर जो हैं ना पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तब भी इनहेरिट नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड में भी नहीं होंगे और प्राइवेट में भी नहीं होंगे। यदि पब्लिक इनहेरिटेंस किया जाता है तो पब्लिक मेंबर पब्लिक में जाते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड में जाते हैं। प्रोटेक्टेड इनहेरिट करते हैं तो पब्लिक मेंबर प्रोटेक्टेड बन जाएंगे और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। प्राइवेट करते हैं तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। और इस तरह से ये जो क्लास का फॉर्म बनेगा, इसी फॉर्म में ये क्लास आगे भी इनहेरिट होती चलेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है कि एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड का हम यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में ही नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड ओवरराइडिंग। देखिए ओवरलोडिंग अलग चीज है, ओवरराइडिंग अलग है। ओवरराइडिंग का जो है रिलेशन वो आपका इनहेरिटेंस के साथ है। तो इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा कि जैसे आपकी हेडर फाइल इंक्लूड करके हमने एक क्लास बनाई है, पब्लिक सेक्शन है जिसमें कि एक फंक्शन जिसका नाम है डिस्प, जो कि एक मैसेज प्रिंट करेगा क्लास है। क्लास बी में भी एक पब्लिक सेक्शन है और पब्लिक सेक्शन के अंदर एक आपका फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर आपका एक मैसेज प्रिंट होगा क्या, क्लास बी। तो अंतर क्या है कि दो अलग अलग क्लासेस हैं, पर दोनों क्लासेस के अंदर जो फंक्शन नेम है वो क्या है, सेम है। फंक्शन नेम जो है वो सेम है। इसका मतलब कि अब यदि मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू यदि डिस फंक्शन को कॉल करेंगे तो डिस फंक्शन कौन सा कॉल होगा,
क्योंकि देखिए यदि नाम अलग अलग होगा तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली स्टेज नहीं रहेगी, क्योंकि जिस फंक्शन को कॉल करेंगे वो फंक्शन कॉल होगा, चाहे वो क्लास ए का हो चाहे वो क्लास बी का हो। पर यहाँ पे हमने डिस्प लिखा है, तो क्लास बी में क्या है कि देखिए ए की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट होके आएंगी, मतलब क्लास ए का डिस्प फंक्शन भी ये बी का ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है और अपने खुद के फंक्शन को भी ये क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट इस तरह के केस में कि बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में सेम प्रॉपर्टीज हैं या मेथड हैं, और उनको यदि हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यदि हम उसको एक्सेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट अपने खुद के फंक्शन जो है, खुद की डेफिनेशन है, उसको कॉल करेगा, जो ऊपर से डिराइव क्लास आई है उसकी वो फंक्शन को एक्सेस नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट। मतलब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, क्लास बी। ठीक है ना। तो अब हम पहले इसको चला के देखते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं। तो डबल कोट्स को मैं चेंज कर लूँ बस थोड़ा सा। क्लास ए पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन है डिस्प, इसी तरह से बनी आपकी क्लास बी जिसके भी पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन है, कौन सा, डिस्प। मैसेज दोनों में अलग अलग है और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप मतलब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि क्लास ए में भी डिस्प फंक्शन है, क्लास बी में भी डिस्प फंक्शन है। अब बी फंक्शन जो है वो दोनों को एक्सेस कर सकता है, पर यहाँ हम तो लिखेंगे तो सिर्फ डिस्प, तो ए को एक्सेस करेगा कि बी को एक्सेस करेगा। तो देखिए मैसेज क्या आ गया, क्लास बी, मतलब इसने किसको एक्सेस किया, क्लास बी ने अपने खुद के फंक्शन को एक्सेस किया। पर यहाँ पे अब बात आती है कि क्लास ए का जो फंक्शन है वो भी इनहेरिट होके तो क्लास बी में आई है, तो क्या हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरह से जहाँ पे कुछ एम्बिग्यूटी का केस हो या कुछ कंफ्यूजन की स्थिति हो, तो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम भी लिखना पड़ेगा, जैसे ए और स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प, ए स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प। अब इसको देखिए चला के देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक बैकस्लैश एन लगा देता हूँ। तो अब देखिए क्या हुआ कि डिस्प फंक्शन को जब कॉल किया तो वो क्लास ये बी अपने खुद के फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि ये बेस क्लास की डेफिनेशन को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। और जब यदि हम यहाँ पे कॉल करते हैं क्लास ए ऑब्जेक्ट ए स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प, मतलब हमने ऑब्जेक्ट के साथ स्पेसिफाई कर दिया कि किस वाले डिस्क को कॉल करना है। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज करेंगे स्कोप रिजोल्यूशन का। तो कभी भी स्कोप का कुछ रिलेटेड टू प्रॉब्लम हो तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन आपका ऑपरेटर यूज होगा और कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिस्प कॉल होगा, किसका, क्लास ए का। और अब आप चला के देखेंगे प्रोग्राम को तो देखिए कि क्या होगा, क्लास बी आएगा पहले, मतलब ऑब्जेक्ट ने अपने फंक्शन को कॉल किया और फिर उसने ए क्लास के फंक्शन को कॉल किया, तो दोनों फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज की जरूरत तब पड़ेगी जब आपके प्रोग्राम में सेम नाम के क्या होंगे, फंक्शन होंगे एक से ज्यादा क्लासेस में, और क्लासेस जो है आपस में क्या है, इनहेरिट है। अब यहाँ पे सेम चीज जो है यहाँ पे हो सकती है, जैसे हमने ये चीज मेथड ओवरराइडिंग देखी किसमें, फंक्शंस में, पर वेरिएबल के केस में भी ये चीज होती है कि जैसे क्लास ए है, इसके अंदर एक वेरिएबल क्या है आपका, ए है, क्लास बी है, इसके अंदर भी एक वेरिएबल है ए नाम का, और क्लास बी इज अ पब्लिकली डिराइव्ड क्लास ऑफ क्लास ए। तो यदि मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डेफिनेटली जब मैं ए को एक्सेस करूंगा तो क्या करेगा, वो इस वाले ए को एक्सेस करेगा जो कि क्लास
बी का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो उसी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो देखिए 10 हमने स्टोर कराया है और 10 प्रिंट हो गया। तो क्लास पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, इसमें क्लास ए की प्रॉपर्टी होंगी, मतलब ए क्लास में जो ए वेरिएबल उसको भी एक्सेस करना चाहिए। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, obj डॉट क्लास नेम ए था और ये ए वेरिएबल नेम इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे ये लिखा हमने handle डॉट ए handle obj डॉट ए स्कोप रेजोल्यूशन ए। ये देखिए, तो क्लास ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है, तो चूंकि वेरिएबल नेम सेम है इसलिए हमको क्लास को स्कोप को रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्लास नेम के साथ स्कोप रेजोल्यूशन लगा के हमको उस वेरिएबल या फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्लास ए के वेरिएबल को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ एरर शो कर रहा है यहाँ पे, देखते हैं। ठीक है, एरर कई बार सिंपल ही होती है। देखिए सेमीकोलन नहीं लगाया है इसलिए एरर आ रही है ना ऊपर वाली लाइन में। ये देखिए, तो आपका आउटपुट आया 10 और फिर आया 20। तो इस तरह से हम उस क्लास के दोनों वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। यदि क्योंकि अलग डिफरेंट क्लासेस में क्या है, हम सेम नाम के वेरिएबल और सेम नाम के फंक्शन यूज कर सकते हैं, और यदि हम इनहेरिट करते हैं तो वही फंक्शन क्या है कि यहाँ पे भी इनहेरिट होके आ जाता है, या वो वेरिएबल जो हो यहाँ भी इनहेरिट होके आ जाएगा। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उनको आपको स्कोप रेजोल्यूशन की हेल्प से उसकी स्कोप को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या है, ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी खुद की क्लास के मेंबर को एक्सेस करेगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में लेक्चर ये कंटिन्यू रहेगा। अभी इनहेरिटेंस में और है काफी कुछ बताने के लिए।